नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अल्मोड़ा में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार और हरेला वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेशवासियों से एक एक पेड़ लगाने की अपील की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, उसको अपने कामों के लिए कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। और इसीलिए शासन और प्रशासन चलकर आपके द्वार पर आया है, यानी कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, यानी कि आपके द्वार पर सरकार भी आई है और प्रशासन के सभी विभाग और उनके सभी अधिकारी आए हैं। और हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब जब भी जनपद अल्मोड़ा के कार्यक्रमों में आता हूं तो मुझे एक अलग प्रकार की गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि अल्मोड़ा कोई सामान्य जनपद नहीं है। यह हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। अल्मोड़ा ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, सेना के वीर जवान दिए और देश का नेतृत्व करने वाले अनेक बुद्धिजीवी देश को दिए हैं। ये वो भूमि है जहां कला और संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। और यहाँ की बाल मिठाई जितनी मीठी होती है, उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों की बोली होती है। मैं ठीक हूं? और हमारी सरकार अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पोर्टल पर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और यह कोई सामान्य वाक्य नहीं था जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था, यह शिव के धाम में निकला था। यह शिव रूपी शब्द थे और उनके इस कथन को सत्य करने के लिए, उनके इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार दिन रात समर्पित होकर कार्य कर रही है। एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, खेल, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम अनेक काम आगे कर रहे हैं, अनेक आधुनिक निर्माण कर रहे हैं। वहीं 30 से भी अधिक नीतियों को प्रचलन में लाकर हम विकसित उत्तराखंड का एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही केदारखंड, मानसखंड, यमुना तीर्थ पुनरुद्धार तथा विभिन्न आध्यात्मिक कॉरिडोरों के माध्यम से देवभूमि की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को निरंतर नई पहचान देने का कार्य भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा उत्तराखंड ऐसे अनेक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है, जिन्हें कभी हमारे जैसे राज्य के लिए असंभव माना जाता था। लोग कहते थे पहाड़ में विकास नहीं हो सकता, आज उन्हें हमारी सरकार के काम और आंकड़ों को देखना चाहिए। भाइयों बहनों, केवल हम मुंह से नहीं कहते हैं, जो कहते हैं उसको धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। विपक्ष के लोग पहले के समय में हमेशा रोते थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ थी, इसलिए इतिहास में पहली बार इस उत्तराखंड की धरती पर वैश्विक सम्मेलन G20 का मेजबानी करने का अवसर हमको मिला और हमने शानदार उसकी मेजबानी की और पूरे उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर गया। भाइयों बहनों, इतना ही राष्ट्रीय खेलों का पहली बार भव्य और शानदार आयोजन हुआ। वहीं पर्यटन को गति देने के लिए हमने पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की, ताकि हमारे पर्यटन से जुड़े हुए उत्तराखंड के व्यापारियों को, यहाँ के होम स्टे संचालकों को, यहाँ के होटल वालों को, यहाँ के टैक्सी वालों को 12 महीने काम मिले। आज पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस के राज में जहां राज्य का खजाना खाली रहता था, घपले घोटालों की खबर आती थी, भाइयों बहनों, आज वही राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। पिछले एक वर्ष में हमारी जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, हमारे प्रदेश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में
41% की भारी बढ़ोतरी हुई है और आज हमारे राज्य का बजट भी पहली बार इतिहास में 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया भाइयों बहनों। अब हम लोग केवल खोखले वादे, जो लोग पहले के समय में जो केवल खोखले वादे करते थे भाइयों बहनों, वे आज देख रहे हैं कि धरातल पर कैसे काम होता है, धरातल पर योजनाएं कैसे क्रियान्वित होती हैं। आज प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और हमारे युवाओं के सपनों को पंख देने वाले स्टार्टअप्स की संख्या जो 700 होती थी उसमें 1,000 की बढ़ोतरी हो गई, वो 1700 के आंकड़े को भी पार कर गई है। इतना ही नहीं, होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे 50% से अधिक की भारी वृद्धि हुई है। भाइयों बहनों, जानते हैं इन सबका सबसे सुखद परिणाम क्या है? जब बड़ा आत्मसंतोष होता है कि आज हमारे पहाड़ों में रिवर्स प्लान में 44% की बढ़ोतरी हुई है। जो भाई बहन कभी मजबूरी में रोजगार की तलाश में अपने घरों से दूर पलायन कर गए, अपने पहाड़ों को छोड़कर शहरों को चले गए थे, आज वे वापस आकर गर्व से अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। वे अपने घर में ही रोजगार कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी संतुष्टि एक मुख्य सेवक के रूप में मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है, जब हमारे भाई बहन जो दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए थे वो फिर से आकर अपने गांव को लौट रहे हैं, अपने घर पर आ रहे हैं, अपने माँ बाप के पास आ रहे हैं। जागेश्वर धाम में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली और विकास की कामना की। उन्होंने जागेश्वर धाम श्रावणी मेले का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कृपया समय का पूरा ध्यान रखें। श्रीमती लीला बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख। आज सबसे पहले तो आज हरेला पर्व है हमारा, और हरेला पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा एक प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का पर्व है, त्योहार है हमारा। जब हम प्रकृति का पूजन करते हैं और प्रकृति ही जो है हमको जीवन देती है, तो प्रकृति का संरक्षण हो, प्रकृति फले फूले, हमारे जल स्रोत जो विलुप्त हो गए हैं या जिनके सूख गए हैं वो फिर से जो है चार्ज हों, उन स्रोतों में फिर से जल आए, गाड़ गधेरे, हमारे नौले धारे। इसके साथ साथ पौधों का रोपण, आज बड़ी संख्या में 10 लाख पौधे लगाने का भी हमने संकल्प लिया है, जिससे कि एक संदेश पूरा उत्तराखंड देवभूमि से पूरे विश्व के अंदर जाएगा। और इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो आज पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां हमारे सामने पैदा हो गई, उसमें हम सबको आगे बढ़ चढ़कर संकल्प लेना होगा कि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को अच्छा पर्यावरण देंगे, अच्छा पानी उनको मिले, अच्छी हवा मिले, उनको अच्छा जीवन मिले। क्योंकि अच्छा पर्यावरण होगा, प्रकृति अच्छी होगी, तो उनका अच्छा जीवन होगा, अच्छा भविष्य होगा। और आज मैंने इसी निमित्त यहाँ पर भगवान जागेश्वर धाम उनसे प्रार्थना की है, हमारा प्रदेश हर दृष्टि से आगे जाए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, और उस यात्रा में हमारे राज्य का भी योगदान हो, राज्य भी हमारा तेज गति से आगे बढ़े। जागेश्वर धाम और वृद्ध जागेश्वरी क्षेत्र हमारा पौराणिक महत्व का क्षेत्र है, बहुत ही आस्था श्रद्धा का क्षेत्र है। पूरे देश और दुनिया के लोग अब यहाँ आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी दर्शन किया, और उसके बाद यहाँ आने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। यहाँ पर हम मास्टर प्लान पूरे इस जागेश्वर धाम का हमने बनाया है, उस पर तेज गति से काम हो रहा है। यहाँ के सभी स्टेक होल्डरों से लेकर आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे
तो ये हमारे लिए पहले से एक चुनौती भी होगी कि इतने लोगों को हम ठीक प्रकार से यहाँ दर्शन करवा पाएँ, ठीक प्रकार से उनका आवास, उनका भोजन, उनका रहना, उनकी पार्किंग, अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ कर पाएँ। तो उसके निमित्त हम सभी कार्यक्रम आगे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी घबराई हुई है। वहीं चंदा चोरी मामले में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जो कि दर्शाता है कि मिलीभगत चल रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी जी आ भी रहे हैं और ऐसे में छात्रों के कुछ संवाद उनका होना है। क्या छात्रों पर पूरी तरह से फोकस कर रही है कि कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आपके माध्यम से सब लोगों को हरेले के पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और सावन के माह में हम सब लोगों को मिलकर वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि आने वाला पर्यावरण सुरक्षित रहे। देखिए, राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज है, वो एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में वो युवाओं से इंटरेक्शन करना चाहते हैं, युवाओं से की बात सुनना चाहते हैं और युवाओं से बात करना चाहते हैं। तो पूरे प्रदेश में हम सब जगह पर युवाओं के बीच जाकर कैंपेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आपको पता है कि पहले परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम होना था, अब उसकी जगह बदलकर बन्नू स्कूल कर दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परेड ग्राउंड में हमें हमारी जो है दी हुई परमिशन कैंसिल कर दी। और कुछ अपने लोगों के माध्यम से वो एक भ्रामक प्रचार भी फैला रहे हैं कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर देश का युवा सही दिशा में जा रहा है और देश के युवा का भविष्य सुरक्षित है, तो देश का भविष्य सुरक्षित है। और आज सबसे ज़्यादा देखें तो देश में युवा का भविष्य ही खतरे में है। हम उत्तराखंड की बात करें तो पिछले 10 सालों में 9 बार पेपर लीक हो गया है। और सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, हमने इतने लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन युवाओं का हौसला और सरकार पर से विश्वास तब टूटता है जब पता चलता है कि बड़े बड़े नकल माफिया जो सरकार ने चिन्हित किए थे, जेल भेजे थे, उच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी होकर बाहर छूट गए और वापस उसी काम पर लग गए। तो सीधे सीधे युवाओं को और प्रदेश की जनता को ये समझ में आता है कि नकल सिर्फ नकल माफिया नहीं कर रहे हैं, सरकार सुनियोजित तरीके से नकल माफियाओं को संरक्षण देकर उनके साथ मिलकर ये काम कर रही है। पहले तो ये लगता था कि उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहां भ्रष्ट भाजपा सरकार है और यहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो लेकिन अब देखा जाता है नीट जैसा महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है और सरकार की गंभीरता देखिए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा की पूरी सरकार जिस राज्य में भी है और देश में भी है, वो चरणबद्ध तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनके संरक्षण में ये माफिया जो पेपर बेचने वाले लोग हैं, ये फल फूल रहे हैं। नीट जैसी परीक्षा जिसमें आकर बच्चे ने डॉक्टर बनना है और देश के लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखना है, वो पेपर 20-20, 50-50 लाख में बिक जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितनी गंभीर है। हम तो कहते हैं सरकार संलिप्त है। कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक रेल हादसा हुआ तो उन्होंने बिना कहे इस्तीफा दे दिया जिम्मेदारी लेकर। लेकिन पूरे देश के युवा, पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, आप शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं भी नहीं रेंगती। तो इसलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं कि वो युवाओं के बीच आएं और युवाओं को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें कि आपने जवाबदेही पूछनी है, जिम्मेदारी पूछनी है। किसकी जिम्मेदारी है? आपने चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उनसे सवाल पूछने हैं। आपके सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। किसकी जवाबदेही बनती है ये तय करना चाहिए, ये आप युवा तय करेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार न राज्य में न देश में कहीं भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी के लिए तैयार नहीं है। और भाजपा की सरकार को ये डर है कि राहुल गांधी युवाओं के बीच आकर जब सवाल पूछने के लिए कहेंगे, तो जब तक हम सरकार में हैं, शासन प्रशासन के दम पर उनकी आवाज़ तो दबा लेंगे,
लेकिन जब अब चुनाव में जाएंगे तो तब युवाओं के सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा। उत्तराखंड का युवा सवाल न पूछने लगे, इस बात के डर के कारण उन्होंने हमारी परेड ग्राउंड की परमिशन कैंसिल करी और भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं हो रहा। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो युवाओं से संवाद करेंगे। उनका उत्तराखंड आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी पढ़ाई भी यहाँ से हुई है, उनका अपना एक लगाव है यहाँ से, तो वो चाहते हैं कि मैं जब स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने यहाँ पढ़ा है तो मुझे यहाँ के युवाओं से संवाद करना चाहिए। आज सर हमसे बातचीत करने के लिए भुवन कापड़ी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए स्थान की अनुमति प्रशासन अपने नियमों के अनुसार देता है, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने कहा कि जिस स्थान के लिए कांग्रेस ने आवेदन किया था वहां पहले से भारत सरकार का एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, इसलिए वैकल्पिक स्थान देने की बात कही गई। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का छात्रों से संवाद पूरी तरह एक राजनीतिक ड्रामा है, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से तय रहती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का प्रदेश की जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात तो कोई स्थान कोई मांगता है तो उस स्थान को भारतीय जनता पार्टी के नाते स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी ये पार्टी तय नहीं करती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है। आप जब आवेदन करते हैं तो आवेदन में आपको स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी की सभा है। अब क्योंकि वहाँ पर एक राष्ट्रीय भारत सरकार का एक आयोजन वहाँ चल रहा है, इसलिए वो 2 दिन बड़ा है, इसलिए अगर दूसरा स्थान पर राहुल गांधी की जनसंपर्क के लिए स्थान कहाँ से राजनीतिक मुद्दा बन गया। जनसंपर्क जनसंवाद आदमी कहीं पर भी कर सकता है। और मैं तो इस बात को कह सकता हूँ कि ये कोई युवा संवाद पूरी तरह एक राजनीतिक ड्रामा है, जिसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्या प्रश्न होने क्या उत्तर होने पहले से तय है। इसलिए कांग्रेस का ये राजनीतिक ड्रामा उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है, किसी प्रकार कोई प्रभाव उनके आगमन से पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया कि अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर ना हो तो बीजेपी खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और कई नेताओं के मन में असंतोष है। धस्माना ने आरोप लगाया कि पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव खत्म हो जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़ देंगे। अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर ना हो ना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाए। क्या बीती होगी चुफाल साहब को, बंशीधर भगत को, मुन्ना सिंह चौहान जी को, कितने इनके दिल में शोले और छुरियां चलती होंगी जब ये सौरभ भोगड़ा को देखते होंगे मंत्री के रूप में, जब ये सतपाल महाराज को देखते होंगे, जब ये रेखा आर्य को देखते होंगे, जब ये सुबोध उनियाल को देखते होंगे और उनके यहाँ लाइन खड़े होकर के एप्लीकेशन लेकर के खड़े होते होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस की बात कर रहा हूं। आम कार्यकर्ता की तो गति बहुत बुरी है, बहुत बुरा हाल है भैया। बिना पैसे दिए बीजेपी के आम कार्यकर्ता का भी काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा ही तो देंगे। उनके घर में मेरे ख्याल से इतनी इंतजाम नहीं होगा कि ईडी आई और इनकम टैक्स के लोग रेड मार पाए। अगर ऐसा डर समाप्त हो जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले जाए। चमोली में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कार्यक्रम में बुटोला की ओर से अपनी विधानसभा में हुए विकास कार्यों का जिक्र किए जाने के बाद बीजेपी ने इसे सरकार की विकास नीति का प्रमाण बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार पूरे प्रदेश के विकास के लिए समान रूप से काम कर रही है और विकास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लखपत बुटोला जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो सच्चाई में है। हमारी सरकार कांग्रेस बीजेपी विधायक दे के क्षेत्र का विकास नहीं करती है। हर क्षेत्र का विकास होता है और जब विकास होता है तो अच्छा खासा जनप्रतिनिधि उसे नकार नहीं सकता है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दावेदारों की लंबी कतार के बीच अब बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान सामने आने लगी है। देहरादून की 4 सीटों पर दावेदारी को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। मसूरी सीट पर मौजूदा विधायक और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ पार्टी के ही पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की स्थिति पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि बीजेपी में अंतर्कलह पहले से ही चल रही है और आने वाले चुनाव में इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा में जितनी अंतरकलह है, जो स्थितियां वहां बनी हुई है, आपने पिछले दौर में देखा होगा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और 2 विधायक जो है वो पांडे जी के घर जा रहे थे। किसी तरह से समझा बुझाकर उन्हें रोका गया और पांडे जी की वो चिट्ठी जो वायरल हुई वो आप तमाम लोग जानते हैं। नई बात मैं आपको कहूं तो इनके 8 से 9 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। ये इनके सर्वे में है, हमारे सर्वे में नहीं है। और जितने इनके विधायक है वर्तमान है, इनमें 50% विधायक भी चुनाव हार रहे हैं। उसके बावजूद इनकी गुटबाजी। और मसूरी का जहां तक सवाल है, देखिए मसूरी में जिस व्यक्ति के खिलाफ लोग चुनाव, मैं एक आंदोलनकारी भी हूं और जिस तरह की भाषा वो आंदोलनकारी हमारे साथी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जो आदमी आय से अधिक संपत्ति में लिप्त है, न्यायालय कह रहा है कि हमें मुकदमा इसके ऊपर दर्ज करने की परमिशन दीजिए। 9 करोड़ रुपया तुम पे कहां से आया, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो। भाजपा चुप बैठी है, फिर कहते हो हम जीरो। हमी जी, आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है कहां? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।